1945 के 15 अगस्त को सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। अविश्वास की लहर दौड़ते ही सड़कें खामोश हो गईं। साम्राज्य ने हार स्वीकार कर ली थी। आम नागरिकों के लिए यह हवाई हमलों और अकाल के अंत का संकेत था। हालांकि जापान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह एक कहीं अधिक अशुभ अध्याय की शुरुआत का संकेत था, क्योंकि उनका आसन्न तन मंडरा रहा था। ये नेता युद्ध की शुरुआत से ही इसका निर्देशन कर रहे थे। कुछ ने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण की आशंका जताई थी, जबकि अन्य ने चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्रूर अभियानों का अनुभव किया था। अब वे मित्र देशों के प्रतिशोध की आशंका से कांप रहे थे। उन्हें डर था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दशकों की हिंसा जैसे नरसंहार, जबरन श्रम और युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। सरकारी भवनों के अंदर भय व्याप्त हो गया। शीर्ष अधिकारियों ने निजी तौर पर तत्काल बैठकें बुलाई। चुनिंदा व्यक्तियों ने मित्र देशों के जांचकर्ता के निकट आने पर अपनी भागीदारी को छिपाने के उद्देश्य से जेलों और कब्जे वाले क्षेत्रों से वर्गीकृत दस्तावेज, आदेश, संचार और रिकॉर्ड नष्ट कर दिए। कुछ सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए, जबकि अन्य ने नागरिक पोशाक पहन ली और ग्रामीण इलाकों में शरण ली। मुट्ठी भर उच्च पदस्थ अधिकारियों ने नाव के जरिए देश से भागने का प्रयास किया। समवर्ती रूप से मित्र राष्ट्र जापान पर पूर्ण नियंत्रण के लिए तैयारी कर रहे थे। 30 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेनाओं ने अपना आगमन शुरू किया, जिसकी शुरुआत 11वें एयरबोर्न डिवीजन ने अत्सुगी एयरफील्ड में की। 2 सितंबर तक जापान ने टोक्यो खाड़ी में यूएसएस मिसौरी पर आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उसी महीने जनरल डगलस मैकार्थर टोक्यो पहुंचे। अपनी प्रारंभिक प्राथमिकताओं में से एक को पूरा करते हुए उन्होंने युद्ध अपराधियों के लिए न्याय की स्थापना की। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय के गठन की पहल की, जिसे सुदूर पूर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण इम्फे के रूप में जाना जाता है। यह न्यायालय मुख्य रूप से उन लोगों की जांच, मुकदमा और सजा देने के लिए जिम्मेदार था जिन्होंने जापान के सैन्य अत्याचारों और आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह नाजी अधिकारियों के खिलाफ यूरोप में नूर्नबर्ग मुकदमों जैसा था, लेकिन पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपराधों पर केंद्रित था। इम्फे का आधिकारिक गठन सितंबर 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय टोक्यो में स्थित था। पारंपरिक मुकदमों के विपरीत यह न्यायालय केवल जापान का मामला नहीं था। युद्ध के दौरान जापान से लड़ने वाले 11 देशों ने इस न्यायाधिकरण में योगदान दिया। प्रत्येक ने एक न्यायाधीश और एक मुख्य अभियोजक नियुक्त किया। इसमें भाग लेने वाले देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, भारत और फिलीपींस। इन न्यायाधीशों का चयन संघर्ष के वैश्विक दायरे को प्रतिबिंबित करने और विविध कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। न्यायाधिकरण ने आरोपों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। वर्ग ए, शांति के विरुद्ध अपराधों के लिए युद्ध की योजना बनाने और आरंभ करने के लिए जिम्मेदार लोग। वर्ग बी, पारंपरिक युद्ध अपराधों के लिए, जैसे कैदियों की फांसी या यातना, नागरिकों की हत्या और संपत्ति को नुकसान। और वर्ग सी, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए, सामूहिक हत्या, जबरन श्रम, मानव प्रयोगपूर्ण विराम। न्यायालय को इन अपराधों के किसी भी संयोजन के आधार पर व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार था, जो उनकी युद्धकालीन भूमिकाओं पर निर्भर करता था। न्यायाधिकरण की प्रारंभिक जिम्मेदारियों में से एक संदिग्धों की एक विस्तृत
सूची तैयार करना था। जांचकर्ताओं ने एशिया भर के विभिन्न स्थानों से आंकर है एकत्र किए, बचे लोगों से विवरण प्राप्त किए और हजारों अक्षत सैन्य और सरकारी दस्तावेजों की गहन जांच की। इस संग्रह से व्यक्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार हुई, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, कैबिनेट सदस्यों और राजनयिकों से पूछताछ की गई। टोक्यो और अन्य शहरी क्षेत्रों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए और कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को उनके घरों, कार्यस्थलों या गुप्त स्थानों से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री हिदेकी तोजो जैसे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्होंने 1941 में पर्ल हार्बर पर कारण हुए हमले सहित देश की सैन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अतिरिक्त पूर्व विदेश मंत्री और युद्ध से पहले प्रधानमंत्री रहे कोकी हिरोता को भी हिरासत में लिया गया। एक नागरिक होने के बावजूद जांचकर्ताओं ने विदेश नीति में उनकी भागीदारी और सैन्य अत्याचारों को रोकने में विफलता को उन्हें कानून के तहत जवाबदेह माना। बर्मा में सैनिकों की कमान संभालने वाले एक जनरल हेटारो किमुरा कुख्यात बर्मा थाईलैंड रेलवे के निर्माण के दौरान मित्र देशों के कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार के लिए कुख्यात थे और तेजी से एक प्रमुख संदिग्ध बन गए। चीन में व्यापक सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक अन्य जनरल सेशिरो इतागाकी को आक्रामक अभियानों और कब्जे की नीतियों में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त केंजी डोईहारा, एक जनरल और खुफिया अधिकारी ने मंचूरिया में जापान के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डोईहारा मंचुको के कठपुतली राज्य की स्थापना में गहराई से शामिल थे और शुरुआती जापानी आक्रमणों को सही ठहराने वाले हलंत अभियानों से जुड़े थे। कुल टोक्यो के मध्य में स्थित सुगामो जेल में 11 सैन्य नेताओं, नौसेना एडमिरलों, राजनेताओं और नौकरशाहों पर मुकदमा चलाया गया। पहले राजनीतिक कैदियों के लिए इस्तेमाल कर ही जाने वाली इस जेल में अब उन लोगों को रखा गया है जिन्होंने कभी साम्राज्य पर शासन किया था। 3 मई 1946 को टोक्यो के पूर्व युद्ध मंत्रालय भवन में प्रत्याशित मुकदमे शुरू हुए, जिसे हाल के इतिहास की सबसे प्रभावशाली कानूनी कार्यवाहियों में से एक होने की उम्मीद के साथ सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। अदालत कक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों, अभियोजकों, बचाव पक्ष के वकीलों, क्लर्कों, अनुवादकों और पत्रकारों से खचाखच भरा था। प्रतिवादी साधारण पोशाक में उपस्थित हुए और आरोप पढ़े जाने पर उन्होंने न्यूनतम प्रतिक्रिया दिखाई। इसकी जटिलता, लंबाई और कभी-कभी धीमी गति के बावजूद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 11 न्यायाधीशों में से प्रत्येक एक अलग देश से थे, जिससे उनकी विविध कानूनी प्रणालियों के कारण कुछ पहलुओं को प्रबंधित करने में कठिनाइयां हुईं। भाषाई असमानताओं अनुस्वर ने एक अतिरिक्त जटिलता पैदा कर दी, जिससे जापानी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी और अन्य भाषाओं के बीच लगातार अनुवाद की आवश्यकता पड़ी। दैनिक अदालती कार्यवाही घंटों तक चलती थी, जिसमें प्रत्येक प्रतिवादी को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया जाता था। शुरुआती महीनों के दौरान काफी ध्यान हिदेकी तोजो पर केंद्रित था। उन्होंने न तो जापान की युद्धकाली न योजना में अपनी व्यापक भूमिका से इनकार किया और न ही सैन्य कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही पर विवाद किया। इसके बजाय उन्होंने दोष स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि उन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन किया और अपने कार्यों को राष्ट्र के लिए लाभकारी माना। उन्होंने आगे दावा किया कि सम्राट सभी मामलों से अवगत थे, जबकि उनके खिलाफ सीधे आरोप लगाने से परहेज किया। बचाव पक्ष द्वारा कुछ जिम्मेदारी कहीं और आवंटित करने के प्रयास को अभियोजन पक्ष ने खारिज कर दिया। मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने व्यापक प्रमाण
प्रस्तुत किए। उन्होंने कब्जे वाले क्षेत्रों में हैंन जबरन श्रम के उपयोग, नागरिकों की जानबूझकर हत्या और मित्र देशों के युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार का विवरण देने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत में तस्वीरें, सैन्य आदेश, युद्ध में प्राप्त जापानी अभिलेख, साथ ही बचे हुए लोगों के लिखित स्वीकारोक्ति और गवाहियां प्रस्तुत की गई। नानजिंग, बर्मा, मनीला, सिंगापुर और अन्य युद्धग्रस्त स्थानों के विस्तृत विवरण ही प्रस्तुत किए गए। मुकदमे की अवधि के दौरान 400 से अधिक गवाहों ने गवाही दी, जिनमें पूर्व सैन्य अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, विदेशी पर्यवेक्षक और जापानी कब्जे के बचे हुए लोग शामिल थे। लगभग 2 वर्ष होन की गवाही, दस्तावेजों, कानूनी बहसों और विचार विमर्श के बाद टोक्यो मुकदमे का समापन 12 नवंबर 1948 को अपने अंतिम फैसले के साथ हुआ। सजाओं की घोषणा ने न केवल अभियुक्तों के लिए बल्कि जापान के युद्ध हालीन इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। अंतिम फैसले की घोषणा होते ही अदालत कक्ष में तनाव का माहौल हो गया। कुछ प्रतिवादियों ने कोई भावना नहीं दिखाई, अन्य ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे फैसले की गंभीरता और स्थायित्व को समझ रहे थे। अनगिनत पन्नों के साक्ष्यों और प्रतिलिपियों पर विचार विमर्श करते हुए अनगिनत घंटे जेल में बिताने के बाद न्यायाधीश एक निर्णय पर पहुंचे। हालांकि असहमति भी थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या, कुछ साक्ष्यों के महत्व और युद्ध से पहले अपरिभाषित अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की नैतिकता को लेकर मतभेद सामने आए। बहुमत के आधार पर वे अपने फैसले पर पहुंचे। मूल 28 अभियुक्तों में से कई मुकदमे का अंत नहीं देख पाए। 2 की हिरासत में रहते हुए बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और एक को मुकदमे के लिए मानसिक रूप से योग्य घोषित किए जाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। जो बचे रहे, उनके लिए सजाएं अलग-अलग थीं। 7 को मृत्युदंड दिया गया, जबकि 16 अन्य को आजीवन कारावास की सजा मिली। 2 व्यक्तियों को जेल की सजा कम कर दी गई। संभवतः युद्ध के दौरान कम भागीदारी या अपर्याप्त अधिकार के कारण 7 लोगों को मृत्युदंड देने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। ये वे लोग थे जिन्हें अदालत ने युद्ध के ये भड़काने वाले, अत्याचारों के अपराधी या सहनकर्ता और जापान की कठोर कब्जा नीतियों के निर्माता माना था। अदालत ने पाया कि उनकी सत्ता और निर्णयों के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लाखों लोगों की मृत्यु और अकल्पनीय पीड़ा हुई। इन सजाओं पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा। दोषियों को सुगामो जेल की कोठरियों में वापस भेज दिया गया, जहां वे तैयारियों का इंतजार कर रहे थे। अपीलें दायर की गईं, लेकिन खारिज कर दी गईं। मित्र राष्ट्रों ने स्पष्ट कर दिया कि कोई क्षमा नहीं होगी। विजयी राष्ट्रों के अनुसार न्याय कायम रहेगा। 23 दिसंबर 1948 की सुबह, जब टोक्यो सो रहा था, सुगामो जेल में अंत हिमक्रियाएं गुप्त रूप से की गईं। सूर्योदय से पहले जनता की नजरों से दूर और बिना किसी समारोह के फांसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। जेल प्रांगण फांसी के लिए तैयार था और पूरी प्रक्रिया कड़ी निगर हानि में हुई। बहुत कम सैन्य अधिकारी और चिकित्सा कर्मचारी मौजूद थे। फांसी पूरी होने तक कोई पत्रकार, कोई रिश्तेदार और कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। फांसी एक के बाद एक दी गई और हर व्यक्ति को बारी बारी से फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ीं। दोषियों की ओर से कोई विराम नहीं था और न ही कोई अंतिम शब्द। कुछ चुप रहे, जबकि अन्य में भय के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। फिर भी किसी ने भी सत्ता की अवहेलना नहीं की। सुबह होते होते सभी 7 को मौत की सजा दे दी गई। वही संस्थान जहां उन्होंने 2 साल से ज्यादा समय तक फैसले का इंतजार किया था, अब उनके अंतिम क्षणों का मंच बन गया। फांसी के बाद शवों को बिना किसी औपचारिकता के सावधानीपूर्वक रखा गया। सैन्य सुरक्षा में
उन्हें तुरंत टोक्यो के एक श्मशान घाट ले जाया गया, जहां बाद में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। फिर उनकी राख को टोक्यो की खाड़ी में बहा दिया गया। यह कदम जानबूझकर उठाया गया था। कब्जा करने वाले मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य किसी भी कब्रिस्तान न को धार्मिक स्थल या राजनीतिक प्रतीक बनने से रोकना था। वे स्मारकों की शक्ति को समझते थे, खासकर ऐसे देश में जहां कुछ लोग अभी भी इन लोगों को देशभक्त मानते थे। अवशेषों का गुप्त रूप से निपटान कर के और उनके सभी निशान मिटाकर उन्होंने युद्ध के बाद के महिमामंडन की संभावना को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। इन फांसी ने जापान के आधुनिक समय में एक गमगीन युग का अंत कर दिया, जहां टोक्यो मुकदमे जापान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर केंद्रित थे, वहीं पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक व्यापक कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। मित्र शक्तियों ने युद्ध अत्याचारों में भाग लेने ले कई जापानी सैन्य कर्मियों, गार्डों, चिकित्सा कर्मचारियों और नागरिक प्रशासकों पर मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों का एक क्रम शुरू किया। ये मुकदमे जापान के कब हलनचे से प्रभावित देशों में हुए और स्थानीय स्तर पर किए गए अपराधों को संबोधित किया। हालांकि वे टोक्यो से दूर हुए और कम जघन्य नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने जापानी कब्जे के तहत फिलीपीन अभियानों में शामिल व्यक्तियों के लिए मनीला में मुकदमे चलाए। सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक जनरल तोमोयुकी हमाशिता का था, जिन्होंने फिलीपींस में जापानी सेना का नेतृत्व किया था। व्यक्तिगत रूप से हत्याओं के कई आदेश जारी नहीं करने के बावजूद उन्हें कमान जिम्मेदारी सिद्धांत के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने निर्धारित किया कि मनीला की लड़ाई के दौरान हमाशिता ने अपने सैनिकों को नियंत्रित करने में लापरवाही बरती। 1946 में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे 23 फरवरी को फांसी दी गई थी। उसकी सजा एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर थी, क्योंकि इसने सैन्य हानरों की अपने अधीनस्थों के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्थापित की। चीन भर में राष्ट्रवादी सरकार द्वारा नानजिंग और शंघाई जैसे शहरों में कई मुकदमे चलाए गए। ये न्यायिक कार्यवाहियां हानी सेना द्वारा उनके लंबे कब्जे के दौरान किए गए विभिन्न अत्याचारों से निपटी। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल हिसाओ तानी थे, जिन्होंने 1937 के नानजिंग नरसंहार में भाग या था, जिसमें हजारों चीनी नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तानी की सजा के कारण 1947 में उन्हें फांसी दे दी गई। चीनी परीक्षणों में जबरन श्रम, मानव प्रयोग और गांवों के विनाश के पर्याप्त सबूत सामने आए, खासकर उत्तरी चीन में। बर्मा थाईलैंड रेलवे, जिसे डेथ रेलवे के नाम से जाना जाता है, एक व्यापक जांच का केंद्र बिंदु था। इस प्रयास में हजारों ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और डच कैदियों को कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इन कैदियों पर मारपीट, भूखा रखने और उन्हें फांसी देने वालों में से कई को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश कानूनी अधिकारियों ने चांगजी जेल और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न निरोध केंद्रों में दुर्व्यवहार की भी जांच की। पापुआ न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलियाई सेना ने कई मुकदमे चलाए, मुख्यतः युद्धबंदियों और स्थानीय नागरिकों दोनों पर किए गए अत्याचारों से संबंधित ये न्यायिक कार्यवाहियां राबोल जैसे स्थानों पर हुईं, जहां पकड़े गए जापानी अधिकारियों को सैन्य अदालतों में पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज्यादा व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। कुछ को मृत्युदंड दिया गया, जबकि कई को संक्षिप्त फांसी, यातना और जबरन मार्च जैसे अपराधों के लिए लंबी जेल की सजा दी गई। बर्मा, डच ईस्ट इंडीज अब इंडोनेशिया या कोरिया और हांगकांग जैसे देशों में भी मुकदमे चले। नरसंहार, जबरन वेश्यावृत्ति, भूखमरी और अवैध हत्याओं के लिए न्याय पाने हेतु मुकदमे चलाए गए।
टोक्यो में हुए अंतर्राष्ट्रीय मुकदमों के विपरीत ये क्षेत्रीय मुकदमे उन देशों द्वारा चलाए गए जो पहले जापान के कब्जे में थे। इनमें अक्सर स्थानीय गवाहों का इस्तेमाल किया जाता था और व्यक्तिगत घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। हाँ, 1951 में अपने निष्कर्ष तक 5,700 से ज्यादा जापानी नागरिकों पर विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध अपराधों के आरोप लगाए गए थे। इनमें से लगभग 984 को मौत की सजा सुनाई गई, हजारों लोगों को कुछ वर्षों से लेकर जीवन कारावास तक की सजा मिली। इन मुकदमों ने युद्धकालीन अत्याचारों के लिए जवाबदेही की ऐतिहासिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भविष्य के संघर्षों के लिए कानूनी मानदंड स्थापित किए। पूर्णविराम अगस्त 1945 में जब जापान का आत्मसमर्पण निश्चित हो गया तो उसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि गिरफ्तारी, सार्वजनिक मुकदमे और फांसी की संभावना कर इन लोगों के लिए असहनीय थी। इन लोगों ने सम्राट के प्रति वफादारी, सैन्य सम्मान और इस विश्वास के इर्द गिर्द अपना पेशेवर जीवन गढ़ा कि आत्मसमर्पण करना अपमानजनक है। बाहरी ताकतों के मुकदमे का सामना करने के बजाय उन्होंने अपने नियमों के अनुसार जीवन समाप्त करने का विकल्प चुना। कुछ ने अनुष्ठानिक आत्महत्या या सपुकु समुराई रीति रिवाजों से उपजी एक प्रथा अपनाई, जबकि अन्य ने आग्नेय अस्त्रों या जहर का इस्तेमाल किया। इन कार्यों को अपने साम्राज्य के विघटन के बीच गरिमा बनाए रखने के एक साधन के रूप में माना जाता था। आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद के दिनों में अधिकारियों में आत्महत्या की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, विशेष रूप से विदेश में तैनात या उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों में जनरल तोशिज़ो निशियो, जिन्होंने चीन में युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण पदों की कमान संभाली थी। ऐसा ही एक उदाहरण थे। अपनी कमान के तहत की गई कार्रवाइयों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाए जाने की संभावना का सामना करते हुए उन्होंने 1945 के अंत में आत्महत्या का विकल्प चुना। आज पश्चिम में उनकी मृत्यु को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया। फिर भी यह जापान के शाही काल के अंतिम चरण के दौरान न्याय से बचने वाले अधिकारियों के बीच एक व्यापक प्रवृत्ति का एक तथ्य था। उल्लेखनीय आत्महत्याओं में जनरल कोरेचिका अनामी भी शामिल थे, जो आत्मसमर्पण के समय युद्ध मंत्री थे। हालांकि उन्हें टोक्यो मुकदमों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, फिर भी उनके कार्यों ने जापान के आत्मसमर्पण की शर्तों को स्वीकार करने के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हालांकि उन्होंने शांति प्रक्रिया में भूमिका निभाई थी, उन्होंने युद्ध के लिए अपराध स्वीकार किया और 15 अगस्त 1945 को सम्राट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अपनी जान दे दी। कोरिया, ताइवान और कुछ चीनी क्षेत्रों जैसे अधिकृत क्षेत्रों में जापानी कमांडरों ने मित्र देशों की सेनाओं के निकट आते ही अपनी जान लेने का विकल्प चुना। कई लोगों को डर था कि स्थानीय प्रतिरोध सेनानियों या मित्र देशों की सेनाएं उन्हें प्रताड़ित करेंगी या उन्हें मार डालेंगी। कुछ अवसरों पर पूरी सैन्य इकाइयों ने अपमान से बचने के लिए अपने कमांडरों द्वारा उकसाए जाने पर सामूहिक आत्महत्या का विकल्प चुना। आत्महत्याएं केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी। कई मध्यम श्रेणी के सैन्य अधिकारी और नागरिक अक्सर अपने घरों में शांतिपूर्वक और कभी-कभी प्रियजनों के आसपास मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ ने सम्राट के प्रति निष्ठा या युद्ध के बाद के परिणामों पर पश्चाताप की लिखित अभिव्यक्तियां छोड़ दी, अन्य बिना किसी स्पष्टीकरण के चले गए। उनकी मृत्यु ने बाद की जांचों में शून्यता पैदा कर दी, जिससे कुछ अपराधों के लिए उत्तरदायी पक्षों की व्यापक पहचान में बाधा उत्पन्न हुई। 1948 की जांच के बाद ध्यान शेष बचे दोषी युद्ध अपराधियों की ओर गया, जिन्हें सुगामो जेल में आजीवन कारावास
या निश्चित सजाएं दी गई थीं। कब्जे के दौरान शुरुआती अव्यवस्थित अवधि के विपरीत इस कारावास चर आना की विशेषता शांति और व्यवस्था की भावना थी। दिनचर्या का सख्ती से पालन किया जाता था, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं का अभाव था। जो लोग कभी सेनाओं का नेतृत्व करते थे और राष्ट्रीय रणनीतियां बनाते थे, अब खुद को कंक्रीट की बारों में कैद पाते थे, उस राष्ट्र से कटे हुए जिस पर उन्होंने पहले शासन किया था। कई कैदी एकांत पसंद करते थे। कैदियों को एकांत कोठरियों में रखा जाता था और उनकी दिनचर्या हाँ में भोजन, व्यायाम और कभी भार काम शामिल होता था। पद के आधार पर कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इस प्रकार जनरलों और पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों को निचले स्तर के अधिकारियों जैसी ही परिस्थितियां झेलनी पड़ती थीं। डाक पर नजर रखी जाती थी, मुलाकातें दुर्लभ थीं और जापान में आम जनता सुगामों के जीवन के बारे में ज्यादातर अनजान थी। समय के साथ कई कैदी उम्र और तनाव से बढ़ी बीमारियों के शिकार हो गए। 20 साल की सजा पाए पूर्व विदेश मंत्री शिगेनोरी टोगो का 1950 में जेल में रहते हुए बीमारी से निधन हो गया। एक अन्य कैदी हिरोनुमा किरिचिरो, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री थे, का भी 1952 में कारावास के दौरान निधन हो गया। 1951 में सैन फ्रांसिस्को की संधि के अनुमोदन और अप्रैल 1952 में प्रभावी होने के साथ जापान ने आधिकारिक तौर पर अपनी संप्रभुता बहाल कर ली। इस अवधि के दौरान देश की देखरेख की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास थी। कब्जे की समाप्ति ने नई कठिनाइयां पैदा की, खासकर युद्ध के बाद के हालात से निपटने में। जैसे से जापान अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फिर से शामिल होने का लक्ष्य बना रहा था। शेष युद्ध अपराधियों की रिहाई की मांगें तेज होती गईं। राजनेताओं, कैदियों के परिवारों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों ने तर्क दिया कि युद्ध अपराधों के लिए कैद किए गए लोग पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं। कुछ लोगों का मानना था कि निरंतर नजरबंदी व्यर्थ है, खासकर जब से शीत युद्ध के दौरान जापान अमेरिका का सहयोगी बन गया था। अन्य लोगों ने इन सजाओं को निष्पक्षता के बजाय राजनीति से प्रेरित माना। 1952 और 1958 के बीच जापानी अनुनय और अमेरिकी सहमति दोनों के तहत रिहाई हुई। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले पुरुषों को धीरे धीरे रिहा किया गया। ये फैसले विवेकपूर्ण ढंग से लिए गए, कभी कभी क्षमादान की आड़ में और अक्सर उम्र, खराब स्वास्थ्य या अच्छे आचरण के आधार पर। 1958 में सुगामो जेल से बचे हुए वर्ग ए युद्ध अपराधियों के आखिरी समूह को रिहा कर दिया गया। इस अवसर पर कोई औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अधिकांश पूर्व कैदी चुपचाप नागरिक जीवन में लौट आए। अपने अतीत पर सार्वजनिक चर्चा से बचते हुए इन रिहाई ने जापान और पूरे एशिया में विवाद खड़ा कर दिया। जहां कुछ जापानियों ने इसे उपचार और सुलह की दिशा में एक कदम माना, वहीं इससे उन देशों अनुस्वर में रोष फैल गया जिन्होंने जापानी कब्जे को झेला था। नरसंहार, जबरन मजदूरी और जेल शिविरों जैसे अत्याचारों के बचे लोगों के लिए दोषी युद्ध अपराधियों की समय से पहले रिहाई अन्याय जैसी लगती थी। पूर्णविराम, पूरे युद्ध के दौरान सम्राट हिरोहितो एक प्रतीकात्मक व्यक्ति के रूप में कार्यरत रहे। सैन्य आदेशों में दिखाई देते थे और सैनिकों को साम्राज्य के लिए लड़ने और मर मिटने के लिए प्रेरित करते था। उल्लेखनीय रूप से मुकदमों के दौरान उन पर कभी भी प्रतिवादी के रूप में अभियोग नहीं लगाया गया। कई लोगों ने जापान के सैन्य विस्तार और युद्धकालीन कार्रवाइयों के लिए सम्राट को आंशिक रूप से दोषी ठहराया। ऐतिहासिक विश्लेषकों और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने उन दस्तावेजों की ओर इशारा किया जिनसे पता चलता है कि हिरोहितो को
सैन्य अभियानों की लगातार जानकारी दी जाती थी और वे महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देते थे। हालांकि जनरल डगलस मैकार्थर ने उन पर मुकदमा चलाने के खिलाफ एक निर्णायक निर्णय लिया। मैकार्थर अमेरिकी नेतृत्व के साथ चिंतित थे कि हिरोहितो पर मुकदमा चल हाने या उन्हें फांसी देने से जापान के भीतर संकट पैदा हो सकता है। उन्हें आशंका थी कि ऐसी कार्रवाइयां अमेरिकी कब्जे के खिलाफ विद्रोह, अव्यवस्था या विरोध को भड़काएंगी। परिणाम स्वरूप अमेरिकी प्रशासन ने हिरोहितो को एक स्थिर व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने का विकल्प चुना। उन्हें अपना सिंहासन बनाए रखने की अनुमति दी गई, लेकिन उनके राजनीतिक और दैवीय अधिकार छीन लिए गए। जनवरी 1946 में उन्होंने एक असामान्य सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वे कोई दैवीय सत्ता नहीं है, एक ऐसी धारणा जिसे युद्ध के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। इस घोषणा ने जापान के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया। संशोधित संविधान के तहत सम्राट की एक प्रतीकात्मक भूमिका थी। राजनीति या सैन्य मामलों में किसी भी तरह के प्रभाव से रहित। फिर भी हिरोहितो को कानूनी जांच से बचाने के फैसले पर बहस जारी है। आलोचकों का तर्क है कि न्याय से समझौता किया गया क्योंकि युद्ध के समय का प्रमुख जापानी व्यक्ति पूरी तरह से जवाबदेही से बच निकला। युद्ध के पीड़ित, विशेष रूप से क्रूर कब्जे वाले देशों के लोग उनकी सुरक्षा को एक राजनीतिक रियायत के रूप में देखते थे, जो उन्हें पूर्ण प्रतिशोध से वंचित करती था। इसके बावजूद हिरोहितो 1989 में अपने निधन तक शासन करते रहे। अंतिम कैदियों की रिहाई के बाद जापान ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। कई पूर्व नेता सार्वजनिक दृष्टि से ओझल हो गए। कुछ ने युद्ध के बारे में हमेशा के लिए चुप्पी साध ली। जापानी पाठ्यपुस्तकों में वर्षों तक युद्ध के अत्याचारों पर व्यापक चर्चा नहीं की गई। चीन, कोरिया और फिलीपींस में हताहतों के स्मारक एक अलग कहानी बयां करते हैं। अनुस्वर जापान में यासुकुनी तीर्थस्थल युद्ध में देश के शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। डोजो जैसे 14 वर्ग ए युद्ध अपराधियों को इस समूह में शामिल किया गया है, जिसके कारण चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ है, विशेषकर तब जब जापानी अधिकारी तीर्थस्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।